भारत और चीन के बीच कई विषयों को लेकर विवाद मौजूद है और इन्हीं विषयों में से एक है अरुणाचल प्रदेश का विषय। अब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के विषय को लेकर एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। चीन ने यूनिलेटरल तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम परिवर्तित कर दिया है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा विषय है भारत और चीन के संबंधों और भारत चीन के बीच जो विवाद है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो में इस पूरे विषय की रूपरेखा को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीन का हालिया निर्णय क्या है, चीन ने किस तरह का डिसीजन लिया है। इस डिसीजन को जानने के बाद हम उस डिसीजन के निहितार्थों को समझेंगे, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर आखिर विवाद क्या है, उस विवाद पर भी बात करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। इसके बाद हम आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके साथ साथ भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चीन के हालिया डिसीजन, चीन का जो हालिया निर्णय है उस निर्णय को जानने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में मुख्य तौर पर चीन की सरकार ने कहा है कि चीन की सरकार अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम का परिवर्तन कर रही है, उन्हें नया नाम दिया जा रहा है। इसके अलावा चीन की सरकार ने कुछ नए नक्शे भी जारी किए हैं। इन नए नक्शों में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दर्शाया गया है और साथ ही इन नए 11 नामों को भी उन नए नक्शों में शामिल किया गया है। इसके अलावा चीन की सरकार इस पूरी प्रक्रिया को नामों के मानकीकरण यानी नामों के स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस के तौर पर पेश कर रही है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन की सरकार इस तरह का कोई कदम उठा रही है, इस तरह की कोई कार्यवाही की जा रही है। इससे पहले भी चीन की सरकार अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम परिवर्तित कर चुकी है। इससे पहले साल 2017 में चीन की सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों का नाम परिवर्तित किया गया था और इसके बाद साल 2021 में चीन की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम परिवर्तित किया था। तो जाहिर तौर पर यह कोई पहली बार की हुई कार्यवाही नहीं है, इससे पहले भी हमें इसी तरह की 2 कार्यवाहियां देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है। तो चीन ऐसा कर रहा है क्योंकि चीन पिछले कुछ दशक से लगातार लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का तकरीबन 90,000 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दरअसल चीन का हिस्सा है और चीन इस पूरे क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के तौर पर संबोधित करता है। चीन में इसको एक नाम भी दिया गया है। चीन में चीन की सरकार इस पूरे हिस्से को, अरुणाचल प्रदेश को जंगनान के नाम से बुलाती है और इसे दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के तौर पर पेश किया जाता है। और चीन की सरकार द्वारा इस पूरे विषय को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर कई नक्शे भी जारी किए गए हैं। तो ये तो पूरे विवाद की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन की सरकार ने ये जो हालिया डिसीजन लिया है, इस डिसीजन के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो चीन की सरकार के हालिया डिसीजन को हम चीन की विस्तारवादी नीति यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं। हम जानते हैं कि चीन पिछले कुछ समय से लगातार भारत के क्षेत्र में अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच जंग हो और चीन भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर ले। इसके अलावा लगातार जो चीन ने हालिया नाम परिवर्तित किए हैं, उन नाम परिवर्तन की कार्यवाहियों को भी हम, ये जो नाम के मानकीकरण की कार्यवाही है, इस कार्यवाही को भी हम चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि इस कार्यवाही को लेकर जानकारों की जो राय है वो कई बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई जानकारों का मानना है कि चीन ने जो नाम परिवर्तित किए हैं, इन नाम परिवर्तन की वजह से चीन इस पूरे क्षेत्र पर, अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे? तो वो इस तरह से कि जब ये चीन इस तरह के दावे करेगा, इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, इस तरह के नक्शे बनाए जाएंगे, तो भविष्य में जाकर जब इस पूरे विषय को लेकर कोई कानूनी कार्यवाही होगी तो चीन उन नक्शों को, उन दस्तावेजों को कानूनी साक्ष्यों के तौर पर पेश कर सकेगा। तो इससे चीन का जो दावा है अरुणाचल प्रदेश पर वो और ज्यादा मजबूत होगा।
इसके अलावा कई दूसरे जानकार ये मानते हैं, इसके विपरीत ये मानते हैं कि चीन की इन तमाम कार्यवाहियों की वजह से जमीनी स्तर पर अरुणाचल प्रदेश में हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और वर्तमान समय में जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण मौजूद है वो लंबे समय तक बना रहेगा और इन कार्यवाहियों से भारत पर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो इम्पैक्ट की बात हुई, इम्प्लीकेशंस की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद क्या है। विवाद को समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी पर्वतीय क्षेत्र में दो देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण किया जाता है तो इसमें एक सिद्धांत का पालन किया जाता है, एक प्रिंसिपल का पालन किया जाता है। सिद्धांत ये है कि सीमा ऐसे निर्धारित होती है कि वहां पर एक नदी खोजी जाती है, वो नदी जो दोनों क्षेत्रों को आपस में बांटती हो। तो ऐसे में होता यह है कि उस नदी के आसपास जो क्षेत्र होता है उसे नदी के जरिए विभाजित कर दिया जाता है। नदी को एक नेचुरल बैरियर के तौर पर देखा जाता है ताकि एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया जा सके। और साल 1914 में कुछ ऐसा ही हुआ था। साल 1914 में भारत और चीन के बीच, या फिर कहें कि भारत और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था इसी सिद्धांत का पालन करते हुए। और साल 1914 में ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते को आज हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। ये जो शिमला समझौता था ये एक त्रिपक्षीय समझौता था, यानी कि इसमें 3 पक्ष शामिल थे। इसमें पहला पक्ष था ग्रेट ब्रिटेन का, ये जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसके अलावा इसमें तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये जो चीन था उस वक्त चीन के जो प्रतिनिधि थे वो मुख्य तौर पर चीनी गणराज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ा ठहर कर हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि ये चीनी गणराज्य आया कहाँ से और इसका अंत किस तरह से हुआ। तो आपको याद होगा कि चीन में बहुत लंबे समय तक किंग राजवंश का शासन था, लेकिन साल 1912 में चीन में हमें क्रांति देखने को मिलती है और इस क्रांति के जरिए किंग राजवंश के शासन को, लंबे समय तक चले आ रहे शासन को समाप्त करके हटा दिया जाता है और यहाँ पर एक नई सरकार बनती है, एक नया देश बनता है जिसे हम चीनी गणराज्य के नाम से जानते हैं। और इसी चीनी गणराज्य के प्रतिनिधि इस पूरे समझौते में शामिल थे और इस पूरे समझौते के जरिए मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। अब ये जो मैक-मोहन रेखा है ये मुख्य तौर पर भारत और तिब्बत के बीच में है, लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि तिब्बत पर चीन का नियंत्रण है तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये मैक-मोहन रेखा दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अब ये जो मैक-मोहन रेखा है, इस मैक-मोहन रेखा की शुरुआत भूटान की पूर्वी सीमा के आसपास से होती है और इसका जो अंत है वो मुख्य तौर पर चीन म्यांमार सीमा के पास होता है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी रेखा है, जो पूरी लाइन है, मैक-मोहन जो लाइन है वो भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि ये समझौता तो दरअसल 1914 में किया गया, लेकिन इसके बाद आया 1949 में जो चीनी गणराज्य की सरकार थी उस सरकार को गिरा दिया गया। वहां पर कम्युनिस्ट क्रांति हुई और कम्युनिस्ट क्रांति के जरिए PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया। वहां पर कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। अब वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो ये मानती थी कि 1949 से पहले चीन के साथ जो भी समझौते किए गए हैं वो समझौते पूरी तरह से गलत थे और उन समझौतों को अनुचित तौर पर चीन पर थोपा गया था। तो इसी सिद्धांत का पालन करते हुए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रतिनिधियों ने 1949 से पहले किए गए सभी समझौतों को समाप्त कर दिया और उनको रिव्यू करने की बात की गई। और इसी पूरे प्रोसेस के तहत मैक-मोहन रेखा यानी शिमला समझौते को भी समाप्त कर दिया गया। और इस समझौते को समाप्त करते हुए चीन के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान समय में जो पूरा क्षेत्र भारत के पास है अरुणाचल प्रदेश, वो पूरा क्षेत्र चीन का हिस्सा है। तो ऐसे इस तरह से भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि चीन का मानना था कि 1914 में ये जो समझौता किया गया था उस समय जो लोग चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन लोगों के पास चीन का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। तो ऐसे में चीन इस पूरे समझौते को मान्यता प्रदान नहीं करता है और यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। तो ये तो विवाद की बात हुई, लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश को चाहता क्यों है, चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है, उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है सामरिक महत्व। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अरुणाचल प्रदेश और उसमें भी तवांग क्षेत्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जो तवांग क्षेत्र है, वो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के तौर पर काम करता है।
इसमें भी तवांग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीमा के सबसे करीब पड़ता है और ये जो तवांग क्षेत्र है ये क्षेत्र तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच गलियारे में मौजूद एक महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर काम करता है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है ये 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो जाहिर तौर पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये जो तवांग क्षेत्र है इस तवांग क्षेत्र में गोल्डन नांगपे लात्से मॉनेस्ट्री भी मौजूद है और ये जो पूरी मॉनेस्ट्री है तवांग की, ये मॉनेस्ट्री दुनिया में तिब्बत में जो बुद्धिज्म है उसकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्री मानी जाती है। तो इस लिहाज से भी तवांग और अरुणाचल प्रदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तिब्बती बुद्धिज्म की जो पहली सबसे और इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्री है वो लासा में मौजूद है जो कि तिब्बत का हिस्सा है। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से तवांग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा चीन को एक डर ये भी है कि जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध है, जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच सांस्कृतिक संबंध है, उनको लेकर भी चीन बहुत ज्यादा चिंता में रहता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा तिब्बती बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी रहते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो तिब्बत के बौद्ध धर्म को मानते हैं और इसी वजह से चीन को ये डर है कि अगर इस पूरे क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण रहता है तो यहाँ पर लोकतांत्रिक आवाजें रहेंगी और इसकी वजह से चीन के खिलाफ जो विद्रोह जारी है तिब्बत में वो लगातार और ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो इसी डर की वजह से भी कई बार चीन तवांग पर, अरुणाचल प्रदेश पर अपना नियंत्रण चाहता है। इसके अलावा इस पूरे विषय का एक राजनीतिक पहलू भी है। राजनीतिक पहलू ये है कि आपको याद होगा कि साल 1949 में चीन ने तिब्बत पर अपना अधिग्रहण स्थापित किया था, लेकिन उस समय चीन की सरकार ने तिब्बत के प्रतिनिधियों के साथ ये समझौता किया था कि वहां की सरकार और वहां के सांस्कृतिक परंपराओं पर कोई भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं की जाएगी, उन्हें छेड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन चीन की सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और चीन की सरकार वहां की जो परंपराएं थी उनमें हस्तक्षेप करने लगी और इसके बाद वहां पर चीन जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने चीन की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और एक सैनिक विद्रोह की शुरुआत हो गई। लेकिन इस विद्रोह में चीन की सेना बहुत ज्यादा मजबूत थी, तो चीन की सेना ने तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, वहां के लोगों को मारना शुरू कर दिया और इसी घटना के बाद तिब्बत के दलाई लामा 1959 में अपने तमाम फॉलोअर्स के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश के रास्ते उन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया था और ये जो प्रवेश हुआ था ये प्रवेश मुख्य तौर पर तवांग के रास्ते किया गया था और वो तवांग में बहुत लंबे समय तक रुके भी थे। इसके बाद वो धर्मशाला चले गए और यहाँ पर वर्तमान समय में वो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक पहलू की बात हुई। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विषय से जुड़े आगे निष्कर्ष की बात करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे इस पूरे विषय पर क्या हो सकता है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि चीन पिछले कुछ लंबे समय से, बहुत लंबे दशकों से अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस पूरी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर चीन लगातार सीमा पर बुनियादी ढांचे यानी कि जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके भी डेवलपमेंट पर जोर दे रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा वो ये होगा कि भारत इस पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे और भारत के लिए भी ये जरूरी है कि भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और ज्यादा मजबूत करे। इसके अलावा जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो सीमा के आसपास गांव मौजूद हैं, वहां पर लॉजिस्टिक सप्लाई को बढ़ाए जाने की भी जरूरत है। हालांकि इन तमाम बिंदुओं के बावजूद हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी स्थिति में संवाद और वार्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में भारत को चीन के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद को बनाए रखना चाहिए क्योंकि बिना संवाद किए हम किसी भी विवाद को हल नहीं कर सकते हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं वो केवल कूटनीतिक टेबल पर आकर ही हल होते हैं। तो ऐसे में भारत और चीन को भी लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके तमाम प्रतिनिधि कूटनीतिक टेबल पर मौजूद रहें और विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो ये तो अंत में निष्कर्ष की बात हुई, आगे की राह की बात हुई। अब इस पूरे विषय से जुड़े एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत चीन संबंधों पर उनके ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व के संदर्भ में चर्चा कीजिए और उन चुनौतियों का उल्लेख कीजिए जो भारत की विदेश नीति के समक्ष मौजूद हैं। यानी सबसे पहले हमें भारत और चीन के संबंधों की चर्चा करनी है। उसमें 3 आयामों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ऐतिहासिक संबंध क्या रहे हैं, भू राजनीतिक लिहाज से संबंध क्या रहे हैं और आर्थिक लिहाज से संबंध क्या रहे हैं। इसके अलावा आपको दोनों देशों के संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत के सामने, भारत को अपनी विदेश नीति तैयार करने में किस तरह की चुनौतियां देखनी पड़ती हैं, उन चुनौतियों का भी उल्लेख करना है।
इसके अलावा यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भारत और चीन के बीच, इसके अलावा तिब्बत के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।